जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, संभावित दौरे को लेकर पार्टी नेताओं में उत्साह, लोगों को नई सौगातों की जगी उम्मीद। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन, शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने पीएम का फूंका पुतला। शिमला का संजौली मस्जिद मामला, 8 मई से पहले सुनाए जाएंगे अंतिम ऑर्डर, मालिकाना हक का दस्तावेज पेश करे वक्त। सिरमौर में अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत बैठक, पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बैठक, एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। शिमला में भाजपा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, विज्ञापन के रूप में पैसा देने का लगाया आरोप, कांग्रेस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के जिला चंबा के 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह है। धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि जेपी नड्डा के प्रवास से प्रदेश को नई सौगात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नड्डा न सिर्फ केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका दौरा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि नड्डा का ये दौरा संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला चंबा में वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन भी उनका कार्यक्रम चंबा क्षेत्र में रहेगा, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ अन्य आयोजनों में हिस्सा लेंगे। इसके उपरांत दोपहर बाद वे कांगड़ा लौटेंगे और देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अध्यक्ष आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। कल वो चंबा जाएंगे, परसों जो है वो धर्मशाला रहेंगे शाम 5 बजे तक। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ नई सौगात तो आएगी ही, साथ ही इससे जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में शिमला में युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब भी देश में लोकतंत्र का माहौल होता है और देश में चुनाव आते हैं, केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के साथ केंद्र सरकार का इस तरह का बर्ताव रहा तो इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र किया जाएगा। ईडी मुख्यालय के बाहर सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं, तो मोदी और शाह जो है ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आज जो युवा कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भी बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके ईडी का जो नाम है वो भाजपा मुख्यालय रख लिया जाए, क्योंकि ये तब सक्रिय होती है जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है। अगर आपने ईडी, सीबीआई या अपनी जो आपकी सरकारी एजेंसियां है उनका अगर उपयोग करना था तो आज आप क्यों चुप है? बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण मामले में आज नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान ये वक्त बोर्ड की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। साथ ही बोर्ड की तरफ से निकाली गई 2 मंजिलों के मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने के लिए 3 मई तक का वक्त मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख देते हुए नगर निगम आयुक्त ने अदालत में कहा है कि वो 8 मई से पहले हर हाल में इस मामले पर फाइनल ऑर्डर सुनेंगे। संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि आज सुनवाई के वक्त बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल किया गया है,
निचली 2 मंजिलों को लेकर दस्तावेज पेश करने के लिए 3 मई तक का समय मांगा था और अब मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। लोकल रेजिडेंट पक्ष के वकील जगतपाल ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के निपटारे के लिए नगर निगम आयुक्त की अदालत को 6 हफ्तों का वक्त दिया था, जिसकी समय सीमा 8 मई को खत्म हो रही है। इसको देखते हुए आज नगर निगम आयुक्त ने वक्फ बोर्ड को निचली 2 मंजिलों को लेकर कागजात पेश करने के लिए 3 मई की तारीख दी है। उन्होंने कहा कि अगर 3 मई को अंतिम ऑर्डर नहीं आता है तो नगर निगम आयुक्त अपने कार्यालय में प्रतिदिन 7 मई तक इस मामले को सुनेंगे। आयुक्त ने कहा है कि वो हर हाल में 8 मई से पहले इस मामले में अंतिम ऑर्डर सुनाएंगे। तो आज वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब एमसी कोर्ट में दिया है और 3 मई की डेट कमिश्नर साहब ने वक्फ बोर्ड को दी है। और जो अवैध निर्माण की बात है, कमिश्नर साहब ने कहा दीवारों को जल्दी जल्दी हटाओ, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का इंटरफेरेंस बहुत है, बच्चों का आना जाना स्कूल का बहुत बीच बाजार की वजह से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी परसों भी किसी बच्चे को चोट लग गई थी, वो ऊपर से काम कर रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कमिश्नर साहब से कि हमें इसमें टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप दीवारें जल्दी जल्दी हटा दें। पिछली डेट को ये केस 5 अप्रैल को कमिश्नर साहब के कोर्ट में लिस्टेड हुआ था, लेकिन उस दिन हमारे किसी बार मेंबर की आकस्मिक मृत्यु के कारण केस नहीं लग पाया था और जिसके कारण आज की तारीख थी। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिली कि कमिश्नर साहब इस केस में बिल्कुल पॉजिटिव दिखे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करते हुए मैं 8 मई से पहले हर हालत में इस केस में मैं फैसला दूंगा। लेकिन पिछले ऑर्डर के मुताबिक आज वक्फ बोर्ड ने अपना अलग से 2 फ्लोर के लिए एक और जवाब दिया है, जिसकी अदरवाइज आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने के लिए कह रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई भी सबमिट नहीं किए और ना ही कोई उन्होंने अप्रूव्ड मैप आज उन्होंने कोर्ट के अंदर दिया है। अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर द्वारा की गई। बता दें कि सबसे पहले इस बैठक में एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने इस विद्यालय को गोद लिया और इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे किस तरह से शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी व रोचक बनाया जाए और किस तरह से छात्रों के बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास को बल दिया जा सके। एसडीएम ने अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में टीचर डायरी की सबसे अहम भूमिका है। किस तरह से टीचर डायरी में दैनिक कार्य योजना व साप्ताहिक कार्य योजना को तैयार करना है और दैनिक व साप्ताहिक योजना को किस प्रकार से और प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही इस डायरी में बनाई गई कार्य योजना का क्रियान्वयन और उसके बेहतर परिणाम के लिए भी कार्य योजना बनाने को कहा और विद्यालय के प्रिंसिपल को नियमित तौर पर टीचर डायरी को चेक करने को कहा, ताकि इस टीचर डायरी का पूरा लाभ छात्रों को मिल सके। राजकुमार ठाकुर ने कहा कि हम सब मिलकर किस तरह से विद्यालय के शिक्षा स्तर को और बेहतर बना सके, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे और शिक्षा में कमज़ोर छात्रों को आगे लाने के लिए अलग से कार्य योजना तैयार करनी होगी। अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैंने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में एक बैठक ली और इस बैठक में इस विद्यालय को मैंने औपचारिक रूप से गोद लिया है और सभी अध्यापक जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं वो इस बैठक में उपस्थित थे। जो स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश आर्य जी भी इस बैठक में थे। इस बैठक के दौरान हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि किस प्रकार से शिक्षण के कार्य को अधिक रोचक एवं फलदायक बनाया जा सके, किस प्रकार से बच्चों के बौद्धिक विकास को, उनके शारीरिक विकास को बल दिया जा सके, इस पर चर्चा हुई। और इस दौरान मैंने जो टीचर्स डायरी रहती हैं उनके कुछ टीचर्स डायरी देखी और उनको कुछ सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से टीचर्स डायरी पे काम करके हम शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा जिला शिमला और महसूद द्वारा नेशनल हेराल्ड को लेकर सीटीओ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष हिनेश चोपड़ा, जिसमें कि मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कड़सोली रहे।
धरने को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को चंदा नहीं बल्कि विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस सरकार ने आखिर ये विज्ञापन किस आधार पर दिए हैं, जबकि अखबार छप के नहीं रहा है। युवा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने AJL के 1000 शेयरधारकों का ऋण माफ़ करने के बजाय एक नई कंपनी बनाई है, जिससे शेयरधारक कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष थे और उस कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ कर दिया गया ताकि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी जा सके। सुशील ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड का नाम सामने आते ही कांग्रेस के पूरे तंत्र में एक तरफ की घबराहट, बेचैनी और असहजता दिखाई लगती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अनेक घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले से नीचे नहीं उतरा है। और ऐसे में नेशनल हेराल्ड को 1938 में पंडित नेहरू ने शुरू किया था, लेकिन समय के साथ चल नहीं पाया। 2008 में इसे फिर से शुरू करने के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL को एक नई संस्था के अधीन लाने की कोशिश की गई है। इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक नई कंपनी बनाई गई है, जिसमें एक परिवार की 76% हिस्सेदारी तय की गई है। तिलमिला उठती है, बौखला जाती है, एक हड़बड़ाहट हो जाती है और ये हड़बड़ाहट, बौखलाहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि जितना बड़ा घोटाला एक अखबार के नाम पर किया गया है वो बहुत चिंता का विषय। जैसे आम जनमानस के पैसे को बर्बाद करने का काम किया गया है और केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और संपत्ति को हथियाने जब्त करने के मामले का जो जब जब नेशनल हेराल्ड का नाम आता है, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट सामने आ जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।